हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसान बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है इस चैनल पे हम लगातार टिफ़र के जनरल सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। टिफ़र का पूरा पेपर 4 पार्ट में आता है, जिसका यह पहला पार्ट होता है और इस पार्ट से हमें टोटल 20 मार्क्स मिलते हैं। हमें 20 मार्क्स इस पार्ट से मिलते हैं और मैं यह अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बायोलॉजी जो है वह भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। बाकी बायोलॉजी के लिए हम आपको ये प्रेफर करेंगे कि इसी चैनल पे एनिमल बायोलॉजी नाम से HCU यूनिवर्सिटी के पेपर्स मैंने डिस्कस किए हैं, उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। बिकॉज कंसेप्ट हमेशा रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बायोलॉजी के 20 नंबर सेल्फ अभी कर रहे होंगे और 20 नंबर की तैयारी मैं आपको इस चैनल से करा रहा हूँ। इसके अलावा आपकी जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें भी आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर बायोलॉजी से ही आता है, तो आप वो भी इसके साथ ही कर रहे होंगे। मतलब 20 + 20 + 4 टोटल मैं आपको 44 मार्क्स की तैयारी करा रहा हूँ इस चैनल के थ्रू, जिसमें से आपको 30 to 40 मार्क्स लाने हैं फॉर क्वालिफाइंग द टिफर एग्ज़ाम। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं 2019 के बायोलॉजी में जो सेक्शन ए में क्वेश्चन आया था उसको लेके मैं आया हूँ आपके सामने। तो उसका पहला क्वेश्चन है, ओंटारियो अ प्रोविंस इन कनाडा इज नियरली 6 times लार्जर देन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में आपका ये कह रहा कि एक कोई कनाडा में स्थान है जिसको हम ओंटारियो कह रहे हैं और यह 6 टाइम ग्रेटर देन है किससे? कर्नाटका से। ये मैंने बनाया है कर्नाटका। तो कर्नाटका से 6 टाइम ग्रेटर देन है आपका कौन? कनाडा का यह एरिया जिसे हम ओंटारियो कह रहे हैं। बट यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम है कंपेयर टू यहाँ पे। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या है आपका? ज़्यादा है। तो इसका रीज़न वो जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। अब इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ग्लोब देखो, ये मैंने ग्लोब बनाने की कोशिश करी है बट ये ग्लोब बना नहीं है, बट हम आपको ऐसे बना रहे हैं। यहाँ पास कहीं पे इंडिया मान लीजिए अगर है तो आपका कनाडा एरिया जो है वो यहाँ पास है। ठीक है, और इक्वेटर जो होता है वो इस तरह से जा रहा होता है और इस तरफ को इसे हम पोल कहते हैं और इसे भी हम पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल इसे कहते हैं और इसे हम साउथ पोल कहते हैं। इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप इसके ऑप्शंस भरिए। क्या है? कर्नाटका हैज हायर ह्यूमन पॉपुलेशन। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे प्लांट और एनिमल के स्पीसीज की बात करी है, ना कि ह्यूमन के स्पीसीज की। ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या करें? स्पीसीज की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पीसीज। तो ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है WEST, वेस्ट ऑफ कर्नाटका। वेस्ट ऑफ कर्नाटका से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर यहाँ पे लिखा है मोर प्रेसिपिटेशन पर ईयर, अगर प्रेसिपिटेशन मैक्सिमम होगा तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, मतलब यह भी आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका इज क्लोजर टू इक्वेटर। यस, क्यों? आप हमेशा यहाँ पे नोट करके आप
लिख लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी जो है टुवर्ड पोल, अगर हम इस इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो आपकी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है आपकी बायोडाइवर्सिटी? डिक्रीज होती है। यहीं पे टुवर्ड इक्वेटर, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। बायोडाइवर्सिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर बी क्यों है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू मेजर द विंग स्पैन ऑफ a set of the birds of the same species as your sample size increases। यहाँ पे देखिए सैंपल साइज मैंने इंक्रीज किया, तो हमें बताना है कि ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज में। अगर हम एक नॉर्मल सा यहाँ पे ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, और यहाँ का जो ये मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट को हम मीन कहते हैं। ये आपका क्या है? मीन है। मीन से जो भी डेटा ये लेफ्ट और राइट साइड में है, इस लेफ्ट और राइट साइड का जो डेटा है, जितना ये लेफ्ट और राइट में जा रहा है डेटा, इसके जो ये है इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब अगर हम पॉपुलेशन की साइज को इंक्रीज करते हैं तो हो सकता है कि जो नया डेटा मैंने लिया वो यहाँ का भी हो सकता है, या वो यहाँ का हो सकता है, या वो यहाँ का हो सकता है, या वो यहाँ का हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो कुछ में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड ग्राफ खींचते हैं, क्या हम कह रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड ग्राफ खींचते हैं तो कभी डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा, 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 कभी डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा। इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा जिसमें आपका एक्स एक्सिस जो है वो सैंपल दिखाएगा और वाई एक्सिस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाएगा। और जो हमें ग्राफ मिल रहा, इस ग्राफ को हम फ्लैक्चुएटिंग ग्राफ कहेंगे। मे बी ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो ग्राफ आपका फ्लैक्चुएटिंग ग्राफ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है व्हेन यू आर राइटिंग अ पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज नॉट रिक्वायर यू टू साइट द सोर्सेस। देखिए, जब भी आप साइंटिफिक कम्युनिकेशन में पेपर की बात करते हैं, पेपर अगर आप लिखते हैं तो वो हर एक चीज़ जो आप कहीं से पिक करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको आप साइट करते हैं बिकॉज साइटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इफ यू डू नॉट साइट एनी इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को साइट नहीं करते हैं और वो आपने कहीं से लिया होता है, दैट दिस इज इलीगल। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम पेपर में साइट करना जरूरी नहीं है? तो इसके आंसर को पता लगाने के लिए पहले हम ऑप्शंस यहाँ पे रीड करते। पहला ऑप्शन है रीयूजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम अ पब्लिश पेपर। अगर आप पब्लिश पेपर से
सेंटेंस को रीयूज कर रहे हैं तो उसको आप साइट करोगे जरूर। पैराग्राफ अगर किसी पब्लिश पेपर से कर रहे हो तब भी आप उसको साइट करोगे, और अगर आप विकिपीडिया से पैराग्राफ कर रहे हो तब भी आप साइट करोगे। बट अगर कोई स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है उसको अगर आप यूज करते हो तो उसको आप साइट नहीं करते हो, बल्कि स्टैंडर्ड एब्रिविएशन का फुल फॉर्म हम सप्लीमेंट्री मटेरियल में या हम शुरू में ही लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन अगर हम किसी भी पब्लिश पेपर से यूज करते हैं तो उसके लिए साइटेशन की जरूरत नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, साइटेशन के अलावा एक और चीज है, राइटिंग मेथड में प्लेगरिज्म को हटा के हम कोशिश हमें करते हैं कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए मेरे पेपर्स में। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको, मतलब ये हमने कहा कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यह ऑब्जेक्ट ऐसा है जो आपको कैसा दिख रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिख रहा है जो कि रेड दिख रहा है। पहली बात, ऑब्जेक्ट हमें रेड दिखता है, क्यों दिखता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपको ब्लैक दिख रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो इस कलर का दिख रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो हम कह रहे हैं कि ग्रीन कलर का हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि हमें यह क्यों दिखाई दे रहा है। अब इसका आंसर अगर आप पता लगाते हो तो आपको पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमें रेड कलर का इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि यह बाकी सारी लाइट को अपने अंदर ही ले लिया है, बट जो रेड लाइट है उसको ऑब्जर्व ना करके क्या कर रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वो लाइट हमें दिखाई देती है, वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास रेड कलर है, यहाँ पास ग्रीन कलर है, और यहाँ पास ब्लू है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा, मतलब ऑल कलर ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पूरी की पूरी कलर को अपने अंदर ऑब्जेक्ट कर रही है, मतलब नो रिफ्लेक्शन अकर, यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा किसी भी लाइट का, ठीक है। तो ब्लैक कलर की ऑब्जेक्ट दिखने का दो रीजन हो सकता है। रीजन नंबर फर्स्ट कि जो सोर्स है वह सेम वेवलेंथ रखा है, सेम लाइट की वेव रखा है, जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा, मतलब सारी वेवलेंथ जो है सेम है और वो सबको ऑब्जर्व कर रहा। दूसरा, कोई भी लाइट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक तब दिखाई देता है जब उसको हम उस लाइट में रखें जिस लाइट में वो कंपोनेंट हो ही ना जिसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तब भी वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक ही दिखाई देगा। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। यहाँ पे बोल रहा कि सनलाइट के कंडीशन में पेटल्स जो है वो रेड दिख रहे हैं और जो स्टाल्क है वो आपके ग्रीन दिख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में हुआ कि इसको हमने ऐसी जगह ट्रांसफर किया जहां पे सिर्फ रेड लाइट की लैंप है, रेड लैंप है, तो
हमें कैसा दिखाई देगा। देखिए रेड कलर की पेटल्स इसलिए दिख रही है बिकॉज पेटल जो है वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा। अगर रेड लाइट है मतलब पेटल तो हमें रेड ही दिखाई देगा। तो रेड तो हमें पेटल्स रेड दिखाई देगा, मतलब ब्लैक वाला आंसर नहीं होगा। अब हम स्टाल की बात करें। स्टाल के ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है कब? जब सनलाइट दे रहे हैं तब। सनलाइट जो होता है डिफरेंट कलर का स्पेक्ट्रम होता है। सनलाइट में बहुत सारे कलर साथ में होते हैं जिसमें से ग्रीन कलर स्टल्क नहीं ले पाता और इसे वो रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अगर हम रेड लैंप देते हैं तो इसमें कोई भी ग्रीन कलर की वेवलेंथ नहीं होगी, जिस कारण यह जो है हमें सारी लाइट को वो ऑब्जर्व कर लेगा और हमें स्टल्क ब्लैक दिखेगा। हमें स्टल्क कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, मतलब ब्लैक कलर का हमें स्टल्क दिखेगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ब्लैक स्टल्क और रेड पेटल्स दिखेगा। चलिए हम पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया फेस्ड हैवी फ्लड दिस ईयर इन उत्तराखंड एंड केरला। दिस इज द मोस्ट लाइकली ड्यू टू। देखिए लैंड यूज चेंज के कारण फ्लड आया है। पोल्यूशन का कोई भी डायरेक्ट जो है इफेक्ट नहीं है फ्लड पे। इल नीनो जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर का इंक्रीज होना एल नीनो इफेक्ट है। और सेस्मिक एक्टिविटी जो होती है ये आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो इसका यहाँ पे जो है आंसर डायरेक्ट आपका लैंड यूज चेंजेस हैं। लैंड यूज चेंज होने के कारण केरला और उत्तराखंड में फ्लड आया था, हैवी फ्लड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है स्पीड ऑफ द अर्थ ऑर्बिटिंग इन द सन इज। ये कंसेप्ट जो है इसको आपको समझने के लिए कैपलर के नियम को याद होना चाहिए। कैपलर जी ये कहते हैं कि अगर कोई भी प्लेनेट अगर सन के चारों तरफ अगर घूम रहा है, ये मान लीजिए मैंने प्लेनेट कहा, ये प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो हम ये कह रहे हैं जैसे ये सन के चारों तरफ घूम रहा है तो जो ये कवर एरिया है किसी पर्टिकुलर टाइम में, ये जो कवर आपका एरिया है ये एरिया कांस्टेंट होता है। यह एरिया क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सन से जितना दूरी पर होगा उसका स्पीड, इस पॉइंट पे स्पीड जो होगा वो स्लो होगा, क्योंकि अगर स्लो स्पीड होगा तभी यहाँ का कवर किया हुआ एरिया कम होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सन से जितना ही पास होगा यहाँ पास इसका स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड करने से ही ये एरिया कवर कर पाएगा। अगर स्पीड दोनों सेम हो जाए तो कभी भी सेम एरिया कवर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑर्बिट जो होती है वो इलिप्टिकल होती है, इलिप्स शेप में होती है, सर्कुलर नहीं होती है। मतलब क्या है कि जितने भी पॉइंट है वहाँ पे सेम नहीं होंगे। दूसरा, दो फिक्स पॉइंट पे फास्टेस्ट नहीं होगा। फास्ट हो सकता है बट फास्टेस्ट नहीं हो सकता, स्लोएस्ट कभी हो ही नहीं सकता। तो फास्टेस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा और वो भी पॉइंट कौन सा होगा? नियरेस्ट टू द सन। सन से जितना ही करीब होगा कोई पॉइंट, उसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा स्पीड में होगा। क्या? उस पर्टिकुलर प्लेनेट का स्पीड। तो क्या होगा? फास्टेस्ट एट द
सिंगल फिक्स पॉइंट ऑन इट्स ऑर्बिट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा y इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x। इस तरह के क्वेश्चन मैंने एक जगह और सॉल्व कराए हैं। अगर आप वो एग्जाम दे रहे होते और अगर ये पहले दे चुके होते तो ये बहुत ईजी था, लेकिन चलिए हम ये करें कि आप पहले नहीं दिए हैं, हम यहाँ पे x की इक्वल टू माइनस फाइनाइट रखेंगे। तो y इक्वल टू होगा 1 माइनस e की पावर माइनस फाइनाइट। हमने पहले ही बता रखा है कि e की पावर माइनस फाइनाइट का मतलब ही होता है, अगर आपका माइनस फाइनाइट है तो e की पावर माइनस फाइनाइट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 माइनस 0, तो y इक्वल टू आपका 1 होगा। चलिए, तो ये आपने एक सोल्व कर लिया। अब हम कहेंगे कि x इक्वल टू आपने प्लस फाइनाइट रखा है, तो y इक्वल टू 1 माइनस e की पावर प्लस फाइनाइट, और e की पावर प्लस फाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो फाइनाइट होती है। तो y इक्वल टू 1 माइनस फाइनाइट, तो y इक्वल टू आपका होगा माइनस फाइनाइट। तो y की वैल्यू आ गई आपकी क्या, y की वैल्यू आ गई माइनस फाइनाइट से y, और मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो ये जो आपको जहाँ दिख रहा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर आपका सी है। इस केस में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो, और बेल आइकन को हिट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान है, इसमें आप ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा दिमाग लगाइए और लास्ट लाइन पढ़िए। यहाँ लिखा है कि लो टू हाई सिमेट्री। सिमेट्री की बात करेंगे तो सबसे अच्छी सिमेट्री किसकी होगी, ए की होगी। तो हमें बताना है लो टू हाई, मतलब ए की सिमेट्री सबसे अच्छी होगी, तो सबसे बाद में होगा। यहाँ पे सबसे बी दे रखा है, यहाँ सी दे रखा है, यहाँ बी दे रखा, तो आपका यहीं पे आंसर मिल गया, आंसर तो सी होगा। लेकिन हाँ चलिए हम देख लेते हैं, सबसे अच्छी सिमेट्री ए की होगी और ए के बाद आपकी सी की होगी, क्योंकि सी भी सर्कुलर है, जो भी मटेरियल सर्कुलर होता है उसकी सिमेट्री अच्छी होती है। इसके बाद आपकी बची बी, और बी के बाद आपकी बची डी, तो सबसे खराब सिमेट्री इसकी है, सही है। तो डी बी सी है। देखिए अगर आप डी भी ले लेते तब भी आपको 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन ये बहुत ही इजी था, इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग वाली नहीं था। थोड़ा आप दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई ग्राफ में कुछ दिखाया नहीं गया है, तो इसलिए इसको आपको थोड़ा लॉजिकल सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसे ज़्यादा दिमाग लगा के सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन में जो सबसे देखिए जो सबसे ज़्यादा बार आपको दिखाई दे रहा, जो सबसे पीक पे है, और पीक पे होने का मतलब यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसको हम मोड कहते हैं। मोड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो A1 और B1 ये आपको दोनों हाईएस्ट दिख रहा है, यहाँ देखिए, तो ये आपका मोड हो गया। जो बीच में होता है मीन, उसके मीन और मोड के मतलब, या वो चीज़ें जो आपको बीच में दिखाई दे रही है वो आपका क्या होता है, मीडियन होता है। तो A2 और B2 जो है आपका मीडियन है, और जो एवरेज होता है डाटा सेट का, पूरा डाटा सेट का जो एवरेज होता है उसे हम मीन कहते हैं, और मीन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है। तो A3 और B3 आपका मीन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। A1 और B1 मोड है, A2 B2 मीन है, और A2 B2 मीडियन है, और A3 B3 मीन है। तो ये फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मोड सबसे ज़्यादा बार होता है और मीन सबसे कम बार होता है। तो जो मीन होगा वो सबसे कम होगा, और जो आपका मोड है वो सबसे ज़्यादा होगा, मीडियन बीच में होता है।
तो अगर आपको ये समझ में आ रहा गया कि मीडियन कहाँ पे होता है, वैसे मीडियन बीच में ही दे रखा था, मोड और मीन ही आपको समझना था। मोड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और मीन की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा observe the curve numbered 1 2 3 4 in this plot. Each these curves have a several evenly spaced value of the x. You measure the slope dy by dx for which curve you will observe the largest variance. लार्जेस्ट वेरिएंस हमें बताना है dy by dx से, ठीक है। ये है आपका y और ये है आपका x। इसमें अगर आपको मैथ भी ना है, ग्राफ भी रीड करना है ना, तब भी आसान है। आपको ग्राफ रीड करना अभी तक तो आ ही गया होगा, क्योंकि हर एक साल दो ग्राफ तो आ ही रहे हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन इसलिए आसान था क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो होगा इसमें आपका ग्राफ सीधा है, इसमें भी ग्राफ सीधा है, इसमें भी ग्राफ सीधा है। जब भी कोई ग्राफ सीधा होता है तो वेरिएंस नहीं होती है, तो इन तीनों को तो आंसर में होगा ही नहीं। आपका एक ही बचा ग्राफ, वो कुछ ये है ग्राफ नंबर 2 जो कि कर्व है, कर्व के बाद कुछ इस तरह से है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 2 है, क्योंकि ये ऐसा कर्व है जिस कर्व में dy बाई dx अलग अलग होगा, तो सबसे ज़्यादा वेरिएंस पाया जाएगा इस कंडीशन में dx बाई dy के। लेकिन ग्राफ 1 3 4 एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि x और y की चेंजेस जो है किसी प्रोपोर्शनल फैक्टर को फॉलो कर रही है, और जो कर्व होती है वो प्रोपोर्शनल फैक्टर को फॉलो नहीं करती, कांस्टेंट फैक्टर को फॉलो नहीं करती है। अगर कांस्टेंट फैक्टर फॉलो नहीं कर रही है तो वेरिएंस मैक्सिमम होगा, लार्ज होगा। तो आंसर इसका क्या है, कर्व नंबर 2। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए हम बताते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम फेरीज आर पिक्सीज। तो हम पहले एक पिक्सीज बनाते हैं। तो ये मैंने कहा दिस इज द पिक्सीज, और इसका बाद हमने कहा कि सम फेरीज आर पिक्सीज। मतलब सम फेरीज का मतलब है कि कुछ इस तरह से बनेगा ये, हाँ, सम फेरीज आर पिक्सीज। तो ये हो गया आपका। अगला है ऑल पिक्सीज आर मैजिशियन। तो ये जितनी भी पिक्सीज है ये सब आपकी क्या है, मैजिशियन है। मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से आपका बनेगा। चलिए इसको थोड़ा हम फिर से बना लेते हैं, ये छोटा बन गया आपका। तो हम क्या करेंगे, यहां से बनाएंगे। ये क्या है आपका, सम ऑल पिक्सीज आर मैजिशियन। मतलब ये जो आपका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे हम कि इसमें क्या है, जो आपका वो है पिक्सीज वाला है, वो पिक्सीज वाला जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा आपका अंदर जाएगा मैजिशियन से। अगला उसमें लिखा है नो मैजिशियंस आर ट्रोल्स। मतलब ट्रोल्स जो होता है वो आपका यहाँ पे अलग होगा, ट्रोल्स आपका क्या होगा, वो अलग होगा। तो ये जो वेन ग्राफ अगर आप बना लेते हो तो ये आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर आप वेन ग्राफ नहीं भी बना पाते हो तब भी आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो। लेकिन चलिए बना देते, फिर से बना लेते हैं। यह आपका क्या है, सम फेरीज आर पिक्सीज। तो ये मैंने बताया आपका, ये आपका क्या है, पिक्सीज, और ये आपका क्या है, फेरीज। यहीं पे बता रहा कि जितने भी ऑल पिक्सीज आर फेरीज, तो मैजिशियन। तो ये जो मैंने बनाया ये आपका बना मैजिशियन। और लिखा है नो मैजिशियंस आर ट्रोल, मतलब ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये है आपका TRO ट्रोल्स। तो अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सम ट्रोल्स आर पिक्सीज। देखिए ट्रोल्स, पिक्सीज और फेरीज, मैजिशियन कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा, तो मतलब ये तो नहीं होगा। सम फेरीज आर मैजिशियन, सम फेरीज, यस, क्योंकि पिक्सीज का कुछ पार्ट जो है फेरीज के साथ है। मतलब ये पार्ट जो है
ये पार्ट मैजिशियन के साथ है, मतलब इसका आंसर बी होगा। ऑल मैजिशियंस आर पिक्सीज, नहीं, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका पिक्सीज नहीं है। और ऑल पिक्सीज आर फेरीज, ऑल पिक्सीज फेरीज नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। ये 2 नंबर में आया था। एक क्वेश्चन ये है जो कि 2 नंबर में आया था, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में आपको दिमाग तो लगाना है, बिना दिमाग लगाए इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे दिखा है कि ग्राफ, ये ग्राफ दे रखा, अमाउंट ऑफ एंट्री टू द अमाउंट ऑफ एग्जिट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ओवर अ टाइम पीरियड 1 to 7 hour. If the entry at the 4 hour 250 unit and total exit at the 4 hour or 5 hour together was 500 unit, then the entry of 5 hour हमें बताना है। यहाँ पे क्या दे रखा कि एंट्री और एग्जिट इसका रेशियो जो है 1.25 आवर है। कहाँ पे? 4 आवर पे। ये देखिए 4 आवर पे 1.25 है, और एंट्री और एग्जिट की जो रेशियो है 1.4 है, ये 5 आवर पे। ये देखिए, अब हमें इस इंफॉर्मेशन को देख के सॉल्व करना है। पहले हम लिख लेते हैं एंट्री अपॉन एग्जिट इक्वल टू 1.25। अब हम 4 आवर को हाईलाइट करते हैं। 4 आवर यहाँ दे रखा, 4 आवर यहाँ दे रखा। यहाँ पे क्या देखा? एंट्री एट 4 आवर 250, मतलब 250 एंट्री है, और एग्जिट हमें अकेला नहीं पता 4 आवर पे। मैं x अज्यूम करूंगा और इसको इस तरह से मैं सोल्व करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा x इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आएगा 250 अपॉन 1.25। यहाँ पे आपका डबल जीरो लगेगा, ये हट जाएगा, ये आपका आएगा 25 दूना 200। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 200। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 4 आवर और 5 आवर पर जो एग्जिट है वो 500 है। तो 4 आवर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट एट 4 आवर प्लस 5 आवर इक्वल टू होगा हमारा 500। हमने 4 आवर पे एग्जिट निकाली 200 प्लस 5 आवर इक्वल टू 500। तो 5 आवर पे जो एग्जिट है वो क्या होगा हमारा 500 माइनस 200। तो 5 आवर पे एग्जिट हो गया हमारा 300। अब देखिए क्या हमारा एंट्री अपॉन एग्जिट इक्वल टू 1.4। एंट्री हमें पता लगाना है, तो हम एंट्री यहां पे लिख लेंगे 1.4 इंटू एग्जिट। कितने पे? 5 आवर पे। 5 आवर पे मैंने एग्जिट निकाला यहाँ पे 300। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 42001 टू 420। तो 420 यूनिट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन और भी आसान है, और ये तो आप बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबको एक इक्वल में आपको कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 100 की पावर 1/100, आप इसको कर दो 10 की पावर 2 की पावर 1/100। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर 2/100, और ये हो जाएगा 10 टू पावर 0.02, ये होगा। दूसरा आपका है 100 की पावर 1/101, इसको भी आप करोगे 10 टू पावर 2 की पावर 101। इसमें हम करेंगे 10 टू पावर 2 की पावर 101, ये हो जाएगा 10 टू पावर 0.0198।
नीचे वाला क्या है 10 टू पावर 151, ये आपका सीधे होगा 10 टू पावर 151 जो होगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो होगा 0.0191196। और तीसरा है 10 टू पावर 1/52, ये आपका होगा 10 टू पावर 0.0192। अब आप पावर को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा पावर ये है, इसके बाद है 0.0198, उसके बाद है 0.0196, इसके बाद लास्ट में है 0.0192। तो सबसे बड़ा क्या है 0.02, जो पावर सबसे बड़ा है वही सबसे लार्जेस्ट होगा। सबसे लार्जेस्ट पावर 0.02 है, तो इसका आंसर क्या होगा ये वाला, तो 100 की पावर 1/100, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा कि साइंटिस्ट मार्क्ड एंड रिलीज द 100 लिजर्ड ऑन द 4 आइलैंड। यहाँ पे 4 आइलैंड है जहाँ पे 100 लिजर्ड को कर दिया गया। ईच आइलैंड इज अ होम टू द प्रेडेटर, यहाँ पे प्रेडेटर है। आफ्टर द मंथ दे ट्रैप्ड एंड काउंटेड ऑल सर्वाइविंग मार्क्ड लिजर्ड, they then repeated the experiment, but after removing all predator from each island and their result are summarized below. Which of the following inference you can make from this plot? ये आपका प्लॉट है। नंबर ऑफ सर्वाइवर है, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल है, प्रेडेटर फ्री है, प्रेडेटर है, प्रेडेटर फ्री है, प्रेडेटर है। तो अब यहाँ पे देखिए इस केस में प्रेडेटर फ्री वाले में दिखा रहा कि फीमेल के सर्वाइवर 0.6 है, 0.6 है, मतलब ज्यादा है। और अगर प्रेडेटर है तो सर्वाइवर जो है ये आपका 0.3 के लगभग है। वहीं पे मेल के कंडीशन में सर्वाइवर जो है आपका 0.5 है और प्रेडेटर फ्री में, और अगर प्रेडेटर है तो यह 0.3 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 3-5 कर दीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा प्रेडेटर हैव नो इम्पैक्ट ऑन लिजर्ड सर्वाइवर, दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि प्रेडेटर के होने और ना होने से बहुत डिफरेंस आ रहा, ठीक है, मतलब इसका तो सर्वाइवर है। सम लिजर्ड्स डिड नॉट हैव एनी प्रेडेटर टू बिगिन विद, नहीं ऐसा भी नहीं है। चलिए दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। प्रेडेटर हैव द बिगर इम्पैक्ट ऑन द फीमेल सर्वाइवर देन द मेल, या यहाँ पे देखिए 0.6 से सीधे 0.3 हो गया प्रेडेटर की प्रेजेंस में इन केस ऑफ द फीमेल, बट 0.5 प्रेडेटर फ्री में था तो 0.35 प्रेडेटर के होने पे है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, बल्कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है। तो फीमेल के केस में प्रेडेटर ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है कंपेयर टू मेल के में, ये लाइन बिल्कुल ये दिखा रहा है। तीसरा नहीं, फीमेल देखिए, चौथा लास्ट देखिए, फीमेल सर्वाइवर इज ट्वाइस देन ऑफ द मेल, नहीं यहाँ पे 0.5 है, 0.6 है, तो ये तो है ही नहीं। बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, अगर प्रेडेटर की केस में देखेंगे तो 0.3 0.35 है, मतलब ये लाइन कहीं से भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस। Okay, then this is the last question for this question 5, and this is based on the coding. Last question is based on the coding, so I do not solve this question, but the correct answer for this question is 1, 3, 6, 10, 15. But how this is solved I do not know. So thank you for watching, and thank you for watching. Share with your friend who will target the TIFR 2023, and also share with your junior who will target the TIFR in 2024. I promise that the person who target a 24 TIFR exam and another exam which is scheduled in 2023 clearly crack this exam very easy. So thank you for watching.
लाइक करके जाना, जिससे कि हमें ज़्यादा ज़्यादा क्या मिले, उत्साह मिले और हम मैक्सिमम वीडियो बना सके आपके लिए। थैंक यू।